अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ समा मनी विद ग़ज़ाल। नाज़रीन, पाकिस्तान हैज़ फाइनली हॉप्ड ऑन द क्रिप्टो बस। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फाइनली आ गए हैं। नेशनल बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान हो गया है, क्रिप्टो काउंसिल बना दी है, कौमी बिटकॉइन वॉलेट भी आ रहा है, और तो और जी 2000 मेगावाट बिजली दे दी है क्रिप्टो माइन करने के लिए। इतना कुछ हो रहा है, मैंने कहा बात तो करनी बनती थी। इसलिए आज हमने इन्वाइट किया है मिस कमल चीमा को, द CEO ऑफ माई इम्पैक्ट मीटर, टेक एक्सपर्ट है, एंटरप्रेन्योर है। तो आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कमल, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। कमल, बहुत कुछ हो रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि फाइनली पाकिस्तान, इतने चलो थोड़ा लेट हो गए हम, लेकिन फाइनली कर रहे हैं ये सब। लेकिन अभी भी अलमिया ये है कि हमारी आधी से ज्यादा आवाम को, द लेमैन, डोंट इवन नो व्हाट एक्चुअली क्रिप्टो इज। क्रिप्टो सुनकर उनके दिमाग में बस बिटकॉइन ही आता है और कुछ उनको पता है नहीं एज सच। तो प्लीज सबसे पहले तो ब्रीफली डिस्क्राइब करें व्हाट एग्जैक्टली इज क्रिप्टो एंड अदर ब्लॉकचेन स्टफ। देखिए, क्रिप्टो जो है बिल्कुल जैसे मनी है, उसी तरह मनी से एक एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होता है, क्रिप्टो भी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है। मगर जहाँ पे मनी जो है उसके पीछे कोई फिजिकल चीज होती है जिसमें आपका पेपर मनी है, या फिर इवन डिजिटली भी आप आजकल तो मनी या क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे होते हैं। क्रिप्टो जो है वो उसी तरह एक एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि मनी जो है वो किसी सेंट्रल बैंक कोई कंट्रोल कर रहा होता है, या कोई गवर्नमेंट उसके पीछे होती है, वहां से आ रहा होता है। क्रिप्टो जो है वो एक तो क्रिप्टो कॉइन या क्रिप्टो मनी कोई भी लॉन्च कर सकता है, और दूसरा ये कि क्रिप्टो के पीछे जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, वो इंश्योर करती है कि आपका जो भी मनी लॉन्च कर रहे हैं ना तो वो फ्रॉड कर सकता है या ना ही कोई और तीसरा कर सकता है। विच मीन्स कि क्रिप्टो में आपको किसी थर्ड पार्टी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अगर मैं आपको बहुत ही लेमैन टर्म्स में बताऊं गज़ाल, तो ये ऐसे है कि जैसे देखें, आपके पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है। आपने पैसा अपना कहीं पे देना है या किसी को देना है, बोरो कराना है, ताकि आपको उस पर कोई फीस मिल सके, जो इंटरेस्ट जिसे कहते हैं। ठीक है, मैंने जो है वो पैसा कहीं से लेना है ताकि मैं अपनी जरूरियात पूरी कर सकूं या उस पर कोई बिजनेस कर सकूं। तो अब मैं आपको जानती नहीं हूँ, आप मुझे नहीं जानते, तो हमें एक थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है जिसको हम दोनों ट्रस्ट करते हैं, जो कि बैंक है। ठीक है, आप अपना पैसा बैंक में रख देते हैं, मैं जो है वो बैंक से बोरो कर लेती हूँ। बैंक मुझे एक फी चार्ज करता है, इंटरेस्ट फी जिसे हम कहते हैं। बैंक आपको उसमें से कुछ परसेंट आपको दे देता है, जो आपने तो पैसा रखा और आप बैंक उस पर कमा रहे हैं, कुछ परसेंट आपको दे देगा इंटरेस्ट। तो इस तरह जो है वो हम एक थर्ड पार्टी को यूज करते हैं। खैर, ये काफी ओवर सिंप्लीफाइड है, बैंक के और भी प्रोडक्ट्स होते हैं, मगर ये एक दिस इज द प्राइमरी रीजन। लेकिन पीछे कोई सेंट्रल गवर्निंग बॉडी नहीं है। हाँ, कि पीछे कोई। अच्छा, अब इसमें क्यों हमें जरूरत पड़ी बैंक की? क्योंकि हमारे दरमियान में ट्रस्ट नहीं था। जो क्रिप्टो है उसमें ट्रस्ट का फुकदान नहीं है। अच्छा जी। इसलिए क्योंकि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसका जो लेजर है वो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स में होता है ऑल ओवर। स्पेशली जो बिटकॉइन है, उसका जो लेजर है वो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स में है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, और लेजर एग्जैक्टली क्या होता है? लेजर होता है ना बैंक का, जिसमें जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, सारा कुछ, सारे ट्रांजैक्शंस एक जगह पे रिकॉर्डेड होते हैं, जो कि बैंक के पास भी होता है, जिसे हम लेजर कहते हैं। ठीक है, हर बैंक ने अपना अपना एक लेजर मेंटेन किया होता है, जो पता होता है किसने पैसे किसने दिए हैं हमें, किसको हमने दिए हैं, एक्सेट्रा, सारी ट्रांजैक्शंस, सारा ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो इसी तरह के जितने भी एक्सचेंजेस हैं क्रिप्टो के, स्पेशली बिटकॉइन जो हम बात करें, वो उसका जो पूरा लेजर है उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो डिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा हुआ है बहुत सारे लोगों के पास। ठीक है, और उसमें जब कोई नया ब्लॉक आता है, तो ब्लॉकचेन जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसमें ब्लॉक्स होते हैं जो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड होती हैं। ठीक है, फिर एक हैश बनता है, फिर अगला ब्लॉक आ जाता है, फिर तो अब एक भी ब्लॉक में रद्दोबदल नहीं हो सकता, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप मिलियंस ऑफ ब्लॉक्स में एक ही दफा रद्दोबदल कर दें। अविल तो ये क्रैक ही नहीं हो सकता, क्योंकि हैश पीछे पूरा इंक्रिप्टेड है और उसके पीछे काफी टेक है, जिस बोरिंग टेक में हम नहीं जाते। मगर इसको कोई एक बंदा हैक नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसकी वजह से इनहेरेंट ट्रस्ट बिल्ट इन है, इसकी वजह से, जिसकी वजह से कोई भी बंदा किसी दूसरे बंदे से आराम से एक्सचेंज ऑफ वैल्यू कर सकता है, और कोई फ्रॉड नहीं कर, जिसने बनाया है वो भी फ्रॉड नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी इतने ज्यादा स्कैम्स कैसे हो जाते हैं? फिर स्कैम्स जो है वो उन कॉइन्स पे होते हैं जो कि लोग देखें। अब जैसे मैं आपको एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाती हूँ। एक खातून है who was known as the Bitcoin, not Bitcoin, the crypto queen of the world. ठीक है, ये एक स्पेनिश खातून थी
इनका नाम मेरे जहन से अभी निकल रहा है, मगर ये खैर एक स्पेनिश खातून थी और इन्होंने लॉन्च किया वन कॉइन। ठीक है, वन कॉइन कहा जाता था, पूरी दुनिया में जाती थी और वन कॉइन कहा जाता back in था 2014 जी, बैक इन 2014, और कहा जाता था कि वन कॉइन इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट कॉइन ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स गोइंग टू सरपास बिटकॉइन, बिटकॉइन से भी बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई है। ठीक है, पूरी दुनिया से। तो बाद में काफी सालों बाद ये खातून गायब हो गई और पता चला कि एक्चुअली वन कॉइन के पीछे कोई ब्लॉकचेन ही नहीं है। ठीक है, वन कॉइन के पीछे एक्चुअली कोई ब्लॉकचेन एग्जिस्ट ही नहीं करती और वन कॉइन एक बहुत बड़ा स्कैम है, जबकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हुई थी। तो तब ये पता चला। तो खैर कहने का मकसद ये है कि बिटकॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो कि वेल नोन है, उसके पीछे ब्लॉकचेन है, मिलियंस ऑफ लोगों के उस पे है, मगर बहुत सारे लोग, क्रिप्टो को लॉन्च करना कोई मसला नहीं है दुनिया में। कोई, मैं आज एक कॉइन लॉन्च कर सकती हूँ, आप कॉइन लॉन्च कर सकते हैं, और जब हम कॉइन लॉन्च करते हैं तो हम बहुत ज्यादा कुछ कह सकते हैं कि भाई ये ऐसा है वैसा है, इसकी वैल्यू, और नारे मारने में तो हम वैसे ही बढ़ा गए, नारे मारने में, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू स्पेकुलेटिव होती है। बिल्कुल, ठीक है, स्पेकुलेशन पे बेस्ड होती है। तो इसलिए अब जैसे ये आपको याद होगा कुछ अरसे पहले कोई लॉन्च हुआ था कॉइन और उसमें इलॉन मस्क ने इन्वेस्ट कर दिया, तो बस कॉइन्स बहुत आते हैं। एग्जैक्टली, वो दुनिया का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा कॉइन बन गया उस वक्त, क्योंकि इलॉन मस्क ने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो ये स्पेकुलेटिव होता है। तो इस तरह के बहुत सारे कॉइन्स आए जिनके पीछे कोई प्रॉपर ब्लॉकचेन नहीं था, जिनके पीछे बिल्कुल स्कैम थे, लोगों ने लेकिन कमल, अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं कोई एक क्रिप्टो कॉइन खरीदूं, ठीक है, अब मैं किस तरह मुझे पता चलेगा कि वो कॉइन क्रेडिबल है, उसके पीछे ब्लॉकचेन है, वो मैं किस तरह वेरीफाई कर सकता हूँ? देखिए दुनिया में बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, बाइनेंस फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है, कॉइन बेस एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है। नॉर्मली ये जो बड़े एक्सचेंजेस हैं, आपको उन्हीं कॉइन्स में काम करना चाहिए, वो उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि इन बड़े एक्सचेंजेस पे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये बड़े एक्सचेंजेस जो हैं ये वेरीफाई करते हैं कि ये कॉइन ठीक है, लेजिटिमेट है, इसके पीछे कोई सही पार्टी है, इसके पीछे प्रॉपर ब्लॉकचेन है। देखिए अगर तो प्रॉपर ब्लॉकचेन है ना, तो उस पर कोई स्कैम नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन जो बनाने वाला है वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि और फिर ये कि वो ब्लॉकचेन कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितनी ज्यादा फैली हुई है, क्योंकि जितनी ज्यादा वो फैली हुई होगी, जितने ज्यादा लोगों ने उसकी जो माइनिंग कर रहे होंगे या ब्लॉकचेन को मेंटेन कर रहे होंगे, उस लेजर को मेंटेन कर रहे होंगे, उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उस ब्लॉकचेन को हैक करना या उसमें कोई भी रद्दोबदल करना। अच्छा कमल, यहाँ पे आधे लोगों को अभी क्रिप्टो का पता ही नहीं है, एंड देयर इज अ वेरी लेस फ्रैक्शन ऑफ वुमेन हु आर इनटू दिस स्टफ, और उसमें आप एक ऐसी पायनियर हैं जिन्होंने एक्चुअली एक ऐसा चैरिटी प्लेटफॉर्म बना दिया जो कि ब्लॉकचेन पर काम करे। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जी देखिए, हमारा जो माई इम्पैक्ट मीटर जो चैरिटी प्लेटफॉर्म है, दुनिया का एक ऐसा चैरिटी प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे उसमें ऐसी चीज़ें जो कि दुनिया में इस वक्त कोई भी नहीं कर रहा। एक तो वो मॉल ऑफ एनजीओज है, पाकिस्तान की 100 से ज़्यादा एनजीओज हैं, वहाँ पे सारे उनके कॉजेज वगैरह आप एक ही जगह से सारी चैरिटी कर सकते हैं। फिर वो सोशल मीडिया भी है ऑफ चैरिटी का। फिर आप लोगों को डिजिटल वाउचर्स दे सकते हैं, राशन के, एजुकेशन के, जहाँ पे उन्हें पैसा नहीं मिलता, सर्विस मिलती है। तो ये माई इम्पैक्ट मीटर आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर। ठीक है। एक चीज जो हमने इसके अंदर की है वो ये हमने किया है कि जो भी ट्रांजैक्शन होती है, ताकि कोई भी फ्रॉड ना कर सके, उसके पीछे हम एक ब्लॉकचेन डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में है कि जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस, सारा कुछ जो है वो, जैसे कि मैंने कहा, जो डेवलप करता है वो भी नहीं उसको हैक कर सकता, कुछ भी कर सकता, क्यों सारा कुछ जो है वो ब्लॉकचेन के पीछे रिकॉर्डेड हो। और अभी जब लोग उसके माई इम्पैक्ट मीटर के थ्रू चैरिटी करते हैं तो उन्हें हम इम्पैक्ट क्रेडिट्स भी देते हैं, और कल को हम ये चाहते हैं कि उस इम्पैक्ट क्रेडिट को हम लॉन्च कर सकें एज अ कॉइन एज वेल, जिसकी प्रूफ ऑफ चैरिटी बेस्ड हो, विच इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू मोटिवेशन सिस्टम, जिसमें लोग जो है वो चैरिटी करके उनको वो ज्यादा कॉइन मिलेगा। सो दे विल बिकम, you know, they will have more of that, मतलब चैरिटी और गुड और ह्यूमन प्रोस्पेरिटी के पीछे एक मोटिवेशन सिस्टम बनेगा। हमने फाइनली बिटकॉइन नेशनल रिजर्व का ऐलान कर दिया, तो ये एक स्टेप जो है, इससे कितनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है? फॉर कॉन्टेक्स्ट मैं आपको कहता हूँ कि यूएई ने 2023 to 24 में जब ये सारा किया था तो उनको एक साल में $30 अरब की इन्वेस्टमेंट आ गई थी। तो पाकिस्तान के पास कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ सकती है? देखो, सबसे पहले तो ये कि एक जो बहुत खुश आइंद बात है वो ये कि पाकिस्तान एटलीस्ट मेरे नॉलेज में दुनिया का दूसरा मुल्क है जिसने ये कहा है कि बिटकॉइन का हम रिजर्व बनाएंगे। ठीक है, पहले ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अमेरिका में, और अब पाकिस्तान ने कहा है। अच्छा, पहले इस पे बात कर लेते हैं छोटी सी। ठीक है। दुनिया में इस वक्त सिर्फ 7 से 9 मुल्क हैं
जो कि बिटकॉइन को किसी ना किसी तरह से मानते हैं, या कोई ना कोई वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर आए हुए हैं, क्रिप्टो को किसी ना किसी तरह से मानते हैं, सिर्फ 7 से 9। और एक वजह बहुत बड़ी जिसकी वजह से बिटकॉइन या कोई भी और क्रिप्टो करेंसी दुनिया की गवर्नमेंट्स ने और मुल्कों ने एक्सेप्ट नहीं किया या बैंक्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, वजह ये है कि उनकी ऑटोनॉमी खत्म हो जाती है ना, उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि कोई सेंट्रल कंट्रोल की जरूरत नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। और दूसरा ये कि इसके अंदर एनोनिमिटी है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन करता है आपको उसका नाम नहीं पता चलता, आपको नहीं पता कि वो कौन है, फुल एनोनिमिटी है इसके पीछे, जिसकी वजह से हमने देखा कि बिटकॉइन जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों में या एक्टिविटीज़ में यूज़ हुआ जो कि जहाँ पे लोगों को एनोनिमस होना बेनिफिशियल है, स्मगलिंग में, टेररिज्म में, प्लस ऐसे मुल्कों में जहाँ पे एम्बार्गोज लगे हुए हैं या सैंक्शंस लगी हुई हैं, जहाँ पे वॉर हो रही है, पैलेस्टाइन में बहुत ज़्यादा बिटकॉइन में ट्रांजैक्शंस होती हैं, यूक्रेन में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस, तो इस तरह जो है वो बिटकॉइन बिकॉज ऑफ इट्स नेचर के एनोनिमस है, तो इस वजह से इन मुल्कों में। अच्छा, इसी पे क्योंकि नेशनल जब रिजर्व भी बना है बिटकॉइन का, तब उसके बाद पार्लियामेंटेरियंस ने भी बड़ा ज़्यादा ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि देखिए आपने ये तो बना दिया, लेकिन अभी तक इसमें कोई सेफ्टी रेगुलेशंस नहीं है, अभी भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और उनका ये था कि भाई इससे तो सारे डॉलर चले जाएंगे। अब जहाँ हर चीज़ के प्रोज होते हैं वहाँ कॉन्स भी होते हैं, और इससे जैसे आपने कहा मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरी दीगर ऐसी चीज़ें बड़ी ज़्यादा हो सकती हैं, तो उनको कैसे रोकें? देखिए, इसी के लिए फ्रेमवर्क्स बनाने होंगे, और हम उन मुल्कों की तरफ देख सकते हैं जिन्होंने इस तरह के फ्रेमवर्क्स बनाए। पाकिस्तान में देखें, ये तो हम कह ही नहीं सकते कि पाकिस्तान की जो बिटकॉइन इकोनॉमी है, जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस हैं, दे एक्सीड $300 बिलियन। 300 बिलियन डॉलर्स। हम $3 बिलियन के लिए IMF के आगे जाते हैं। $300 बिलियन की ट्रांजैक्शंस हैं, प्लस 25 मिलियन लोग हैं पाकिस्तानी ऑलरेडी जो कि या तो ट्रेडिंग करते हैं या कुछ और करते हैं, खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं या माइनिंग करते हैं। तो इस वजह से जो है ये गवर्नमेंट इज ऑलरेडी लेट टू द पार्टी, वेरी लेट, द गवर्नमेंट इज ऑलरेडी वेरी वेरी लेट टू द पार्टी। तो अब इनको आना ही था, और दुनिया की गवर्नमेंट्स आर लेट टू द पार्टी, क्योंकि 2009 से बिटकॉइन तो चल रहा है, ठीक है, तो अब जो है वो, या उससे भी पहले से, तो अब जो है वो रिकग्नाइज पहली दफा होना शुरू हो गया। हम जब रिजर्व की बात कर रहे थे उस पर दोबारा आते हैं कि देखें, रिजर्व मुल्क तो रखते ही हैं, बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो डिफरेंट चीज़ों के रिजर्व बनाते हैं, या तो गोल्ड के रिजर्व्स बनाते हैं, फॉरेन करेंसीज के रिजर्व्स बनाते हैं, डॉलर के रिजर्व्स बनाते हैं, एक्सेट्रा। तो जो गोल्ड है वो ऑब्वियसली हैवी प्रेशियस मेटल, कैरी करना मुश्किल, एक्सेट्रा। जो मनी है, जो डॉलर है या कोई फॉरेन करेंसीज हैं, देर ऑलवेज जैसे उनकी सेंट्रल अथॉरिटी है, डिपेंडेंट ऑन अनदर फॉरेन गवर्नमेंट, सैंक्शंस बहुत ज़्यादा लग सकती हैं, देर प्रोन टू ऑल दीज अदर सैंक्शंस एंड अदर थिंग्स, ठीक है। अच्छा, जो बिटकॉइन है, जैसे कि मैंने कहा, पीयर टू पीयर एक्सचेंज है, कोई उसे कंट्रोल नहीं करता, इट्स नॉट प्रोन टू ऑल दीज सैंक्शंस एंड एवरीथिंग। हाँ, ये ज़रूर है कि स्पेकुलेटिव है और वॉलेटाइल है और उसकी कीमत ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होती है, मगर पाकिस्तान ने ये कहा कि हम उसका रिजर्व बनाएंगे, विच मीन्स हम उसको सेल नहीं करेंगे, विच मीन्स हम उसको बनाना। तो इससे थोड़ी बहुत, अगर दुनिया में ज़्यादा मुल्क ये करना शुरू कर दें, और स्पेशली अमेरिका ने भी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा, तो इसमें ये जो स्पेकुलेटिव नेचर है इसका और ये बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी वाला चीज़ है, वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। देखिए, दुनिया में इस वक्त सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं जो कि माइन हो सकते हैं, ठीक है, और इसकी स्केर्सिटी की वजह से ही ये एक इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल, देखिए गोल्ड क्यों इतना वैल्यूबल है, क्योंकि स्केर्स है, ठीक है। तो इसी तरह बिटकॉइन में भी वो स्केर्सिटी आ गई कि 21 मिलियन ही है सिर्फ, उससे ज्यादा जो है वो माइन। अच्छा, कल ज्यादा नहीं माइन कर सकते लेकिन हम बिटकॉइन? नहीं, देखिए ना, 21 मिलियन ही है सिर्फ अवेलेबल है जो, ठीक है, उसमें से 20 मिलियन ऑलरेडी माइन हो चुका है, ठीक है। अच्छा, माइनिंग होती क्या है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं पहले कि माइनिंग क्या होती है। माइनिंग ये होती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया में बहुत सारे लेजर्स हैं, ठीक है, विच मीन्स बहुत सारे बैंक्स हैं, जो कि कोई नॉर्मल आम बंदा भी हो सकता है जिसके पास थोड़ी बहुत कंप्यूट पावर है, बिजली है, वो क्या करता है, वो बिटकॉइन माइनिंग करता है। माइनिंग क्या होती है? माइनिंग ये होती है कि नया ब्लॉक बनाना, ये जो मैंने आपको बताया ना, ब्लॉक चेन है के बाद दूसरा ब्लॉक लग रहा है, एक ब्लॉक में काफी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो नया ब्लॉक उस चेन के अंदर ऐड जो करता है वो कह लें कि वो माइनिंग कर रहा होता है। अब इस ब्लॉक को बनाने के लिए गेसिंग गेम चलती है, ठीक है, जहां पे उन्होंने एक नंबर गेस करना होता है और जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, एक एल्गोरिदम चलता है, जो नंबर पहले गेस कर लेता है वो माइन कर सकता है, वो एक रैंडम नंबर होता है, वो जो गेस कर लेता है वो जो है वो नया ब्लॉक बनाता है, विच मीन्स कि हर दफा कोई नया बंदा होता है, हर दफा कोई नया गेस कर रहा होता है। और एडवांटेज किसको होता है? जिसके पास ज्यादा बिजली है और जिसके पास ज्यादा कॉम्प्यूटेशनल पावर है,
उसको एडवांटेज होता है क्योंकि वो ज्यादा एल्गोरिदम रन कर सकता है, वो ज्यादा कॉम्प्यूटेशंस कर सकता है, वो ज्यादा जल्दी गेस कर सकता है, तो इस वजह से उसको एडवांटेज होता है। ठीक है, मतलब माइनिंग के लिए ज्यादा बिजली रिक्वायर्ड होती है, बिजली रिक्वायर्ड होती है, कॉम्प्यूटेशनल पावर रिक्वायर्ड होती है। बिजली सबसे ज्यादा महंगा रिसोर्स है हाँ। जो कि रिक्वायर्ड होता है, और जो माइन कर लेता है उसको फिर बिटकॉइन में अवार्ड मिलता है। ठीक है, तो जब हम ये कहते हैं कि 21 मिलियन है, हाँ। तो ये माइनर्स को मिल रहे हैं बेसिकली। नया बिटकॉइन इशू होता है हमेशा माइनर्स को, जो माइन करता है उसको फिर बिटकॉइन में अवार्ड मिलता है। ठीक है, माइन करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेंसिव रिसोर्स इज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में देखिए एनर्जी सेक्टर वैसे ही माशाल्लाह क्या ही कहूँ मैं, बिजली वैसे ही बड़ी महंगी है, और इसमें एक ये फैक्टर आ जाता है, कुछ लोगों के सवाल भी हैं और खदशात भी हैं कि पहले ही बिजली हमारे यहाँ इतनी महंगी है, तो जब हम उसको ऐसे जैसे 2000 मेगावाट बिजली का ऐलान कर दिया गया कि माइनिंग के लिए इसको साइड पे कर दिया जाएगा, तो उससे कॉस्ट हमारी कहीं आगे चले जाए और हम शायद उससे कम के थोड़े बिटकॉइन माइन कर सकें, क्रिप्टो माइन कर सकें। देखिए, मेरा तो ख्याल है कि ये पाकिस्तान ने बहुत अच्छी चीज की है, क्योंकि वो जो 2000 मेगावाट जो पाकिस्तान बात कर रहा है वो सरप्लस है, वो अच्छा है जो कि ऑलरेडी आईपीपी यूज कर रहे हैं, जाया हो रहे हैं, हम उनको यूज ही नहीं कर रहे। तो अगर हम उनको, वो हमारे लिए संक कॉस्ट है, जैसे कहते हैं ना संक कॉस्ट है, मतलब अगर आप कोई फैक्ट्री वगैरह लगाने लगते हैं तो आपने उसके अंदर कोई ना कोई रॉ मटेरियल डालना होता है, तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल जो कि बिजली है आपको मुफ्त में मिल रहा है, जो कि ऑलरेडी सरप्लस में, लेकिन उसके सप्लाई का थोड़ा सा मैकेनिज्म तो बनाना पड़ेगा ना उसके लिए। हाँ, वो अब देखना पड़ेगा कि क्या उसका फ्रेमवर्क होता है, क्या होता है, बट वो आपका ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि वो आप उसके लिए ऑलरेडी पे कर रहे हैं, और आपने वो आप बिटकॉइन माइनिंग करें ना करें, आपको फिर भी उसके लिए तो पेमेंट करनी है, तो वो आपकी संक कॉस्ट है। तो इस वजह से वो आपको जब आप बिटकॉइन माइनिंग की बात करते हैं तो आपके लिए फ्री रिसोर्स है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर पाकिस्तान, और देखिए 2000 मेगावाट काफी बिजली होती है, बहुत ज्यादा होती है, और अगर आप जो है, अब ये नहीं मुझे पता, अभी तक फ्रेमवर्क नहीं आया, तो ये नहीं मुझे पता कि क्या ये दिया जाएगा इंडिविजुअल्स भी जो माइन करना चाहते हैं, जिनके पास कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हैं, क्या उनको भी दिया जाएगा, या सिर्फ बड़े डेटा सेंटर्स को ये बिजली दी जाएगी, या कोई माइनर्स का पूल बनाया जाएगा, और ये 2000 मेगावाट जो है ये एक अम्ब्रेला, एक माइनर्स पूल, क्योंकि माइनर पूल का भी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एक बड़ा पूल बन जाता है, और फिर जो जिस तरह से वो बिटकॉइन जीत रहे होते हैं उस तरह से वो डिवाइड करते हैं उतने परसेंट में, जितना जो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, जितनी बिजली और कंप्यूटेशनल पावर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब ये जो है ये अभी पता नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा या कैसे वो ये करेगा, मगर मेरा ख्याल है जब ये इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये भी इन्वेस्टमेंट से ये भी मुराद हो सकती है कि जो आके डेटा सेंटर्स लगा रहे हैं, जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके। और दूसरा ये ऑब्वियसली कि जब हम ये क्रिप्टो में आ रहे हैं तो हम इस टेक्नोलॉजी को, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बहुत सारे और शोबों में इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन, जैसे मैंने कहा, माई इम्पैक्ट मीटर के पीछे सारी ट्रांजैक्शन हम ब्लॉकचेन बेस्ड कर रहे हैं, इसी तरह जो है वो बहुत सारे और, आप अपना पूरा इलेक्शन जो है अगर ब्लॉकचेन बेस्ड कर दें तो इलेक्शन में धांधली हो ही नहीं सकती, ठीक है, सारी जो वोट्स हैं वो ब्लॉकचेन बेस्ड हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप अपना जो रिजल्ट्स हैं, जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनके जितने भी जो है वो ब्लॉकचेन बेस्ड कर दें तो वो उसको कोई नहीं रद्दोबदल नहीं हो सकते, वो चेंज नहीं हो सकते एक्सेट्रा। इसी तरह बहुत सारे, फिर ये जो एनएफटीज का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कोई जो वैल्यूबल है उसको आप, उसकी जो ओनरशिप है उसको ब्लॉकचेन बेस्ड कर दें तो वो ओनरशिप फिर चेंज नहीं हो सकती। तो इस तरह हम लैंड रिकॉर्ड ब्लॉकचेन बेस्ड कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी और इन्वेस्टमेंट्स जो आपने यूएई में भी पहले जिक्र किया था, यूएई में क्रिप्टो में भी इन्वेस्टमेंट हुई है, लोगों ने अपने भी कॉइन्स लॉन्च किए हैं और उनकी मार्केटिंग की है, लोगों ने बहुत सारी और चीजों के पीछे भी ब्लॉकचेन बेस्ड उनको किया है। एनएफटीज की भी बड़ी हाइप चल रही थी, एनएफटीज की भी बहुत हाइप चल रही थी जहाँ पे वैल्यूएबल्स। तो ये जो है बहुत सारे, इट ओपन्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट एरियाज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉर ग्रोथ और इनोवेशन। अच्छा कंवल, बिजली तो बहुत जरूरी है, द मोस्ट वाइटल रिसोर्स, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए, ऑफ कोर्स। और आपको पता है पहले हमारे मुल्क में इंटरनेट की जो सूरत हाल है, तो उसको बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे? देखिए, अभी तो यही नहीं पता कि जो फ्रेमवर्क आएगा उसमें क्या इंडिविजुअल्स जो कि घर बैठे हुए हैं या जिनके जो छोटे डेटा सेंटर्स हैं, क्या वो भी इस माइनिंग में शिरकत कर सकेंगे या नहीं, अभी तो यही नहीं पता। जो बड़े डेटा सेंटर्स हैं उनमें तो ऑब्वियसली बिजली की किल्लत या इंटरनेट की किल्लत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो बड़े डेटा सेंटर्स पाकिस्तान में लगेंगे वो सिर्फ माइनिंग नहीं, वो बहुत सारे और कस्टमर्स को भी
होपफुली ग्लोबल कस्टमर्स बट डेफिनेटली लोकल कस्टमर्स को सर्विसेज दे रहे होंगे, उनकी वहाँ पे एप्लीकेशंस होस्टेड होंगी, उनके सॉफ्टवेयर्स वहाँ पे होस्टेड होंगे, तो वहाँ पे इंटरनेट बंद हो जाना तो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। हमने देखा है कि दुनिया के डेटा सेंटर्स में या दुनिया के बड़े क्लाउड्स में AWS है या जो अजोर है और ये वो, इनमें अगर एक दफ़ा भी थोड़ी देर के लिए भी बिजली चली जाए या इंटरनेट चला जाए या इस तरह के कोई इश्यूज हो तो इट बिकम्स ग्लोबल न्यूज़। तो इस वजह से अगर पाकिस्तान ने इस दुनिया में अपना एक नाम बनाना है इन टेक एज अ सीरियस टेक प्लेयर, तो इंटरनेट इज लाइक द बेसिक, द मोस्ट बेसिक, it's not a good to have, it's the most basic building block. और अगर हम ये इंटरनेट के मसले सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें कोई सीरियस नहीं लेगा और हमारी क्रेडिबिलिटी काफी बुरी तरह से हर्ट होगी। है कमल, अभी तो मोस्ट बेसिक स्टफ वैसे ही हमें काफी ज्यादा सेक्टर्स में लैग करते हैं हम। खैर एनीवे, आपने कहा कि इस एक चीज से, बल्कि उसको भी छोड़ें, पहले मुझे बताएं, मैं खुद अगर घर पे बैठा हूँ, मैंने देखा है बड़ी ज़्यादा, मैंने वीडियोस देखी हैं कि लोग डिवाइसेस लेके आते हैं और वो कहते हैं कि आप ये घर में बैठे खुद भी क्रिप्टो ऐसे माइन कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ माइन? देखिए, एक वक्त होता था कि आप आसानी से कर सकते थे, एक वक्त होता था। अब जो है इसके पीछे ना बड़ा, जिसने इसको डिज़ाइन किया, एक जापानीज़ है, उसने जिसने ब्लॉकचेन को और ये स्पेशली बिटकॉइन को डिज़ाइन किया है, उसने इसको डिज़ाइन इस तरह से किया है कि जितने ज़्यादा माइनर्स ऐड हो जाते हैं और जितनी ज़्यादा कंप्यूट पावर ऐड हो जाती है उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वो एल्गो, उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसको गेस करना। तो हमने देखा कि ओवर द पीरियड पहले जो है वो बिल्कुल नॉर्मल कंप्यूटेशनल पावर से ये हो जाता था, फिर लोग उसमें ऐड करते रहे, बेहतर करने के लिए लोग GPUs की तरफ चले गए, फिर GPUs ऐड करते गए, फिर वो भी इनफ नहीं था, फिर लोग ASICs की तरफ आ गए जो कि एक बहुत हाई पावर प्रोवाइड करता है फॉर दिस, और अब लोग उससे भी ज़्यादा वो NVIDIA की जो AI की जो चिप्स हैं उनको भी यूज करते हैं। तो इस वजह से अब बहुत मुश्किल हो गया, जो घर पे एक आम बच्चा है या आम जिसके पास थोड़ी कंप्यूटेशनल पावर है, उसके लिए, जो पाकिस्तान में मैंने आपको कहा कि जो लोग कर रहे हैं वो ज्यादा ट्रांजैक्शंस के थ्रू के खरीदते हैं, बेचते हैं और उस तरह पैसे कमाते हैं, ट्रेडिंग चल रहे हैं। मगर जो माइनर्स हैं वो बहुत मुश्किल हो गया अब, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत हाई पावर, हाई फायदा है कंपेयर टू ट्रेडिंग। आई थिंक माइनिंग बहुत मुश्किल हो गई है किसी आम बंदे के लिए माइनिंग, क्योंकि आम बंदे के पास ना तो उस लेवल की कंप्यूटेशनल पावर अवेलेबल है, ना उस लेवल की जो बिजली है वो घरों में उस तरह से अवेलेबल है। तो और जैसे कि मैंने कहा, वो जैसे जैसे ज़्यादा माइनर्स ऐड होते हैं मुश्किल, तो अब वो बहुत मुश्किल हो गया। और इसकी जो इकोनॉमिक्स है कि कितना आप जो आप स्पेंड कर रहे हैं और फिर जो आपको माइनिंग में बिटकॉइन मिल रहा है, उसकी जो वैल्यू और कह लो कि वो इकोनॉमिक्स है, वो कुछ अभी आजकल सेंस नहीं बनाती फॉर अ होम ओनर विद वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। सेंस बनती है अगर आप एक लार्जर स्केल पे काम करें, आपके पास डेटा सेंटर है, आपके पास सफिशिएंट कंप्यूटिंग पावर है, आपके पास अनइंटरप्टेड बिजली है ज्यादा है, तो फिर it makes more sense. If you have too much पैसा कर लो, I mean, and most of us do not have too much. Exactly. तो जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट लेवल पे जो इनिशिएटिव 2000 मेगावाट दे रहे हैं, they can definitely, मतलब they can definitely, वो जो बिजली जाया हो रही थी अब फाइनली उसका कोई यूज कर रहे हो। हम तो यहाँ पे बैठ के रोते थक गए। खैर, ज्यादातर लोग माइन नहीं कर सकते, which is why वो ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो एक बेहतर ऑप्शन है। अब ट्रेडिंग में भी दो तरह की ट्रेडिंग्स आ जाती हैं, एक वो स्पॉट ट्रेडिंग होती है मेरे ख्याल से, और एक जरा लॉन्ग टर्म में आ जाती है। उसका थोड़ा सा डिफरेंस बताएं। देखिए, स्पॉट ट्रेडिंग होती है कि आपने अभी एक खरीदा और उसी वक्त उसकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी, आपने बेच दिया, ठीक है, क्विक एंड इट्स यूर ऑन इट ऑल द टाइम, ठीक है। तो उसमें वो थोड़ा, वो बड़े लोग कहते हैं गैम्बलिंग वाला फैक्टर आ जाता है। अब ये देखो, अपनी अपनी फिलॉसफीज है, ठीक है, कि बस जो ही आपने खरीदा उसी वक्त बड़ी प्राइस, उसी वक्त आपने बेच दी। जो लॉन्ग टर्म है, सम पीपल अंडरस्टैंड कि भाई देखो, ह्यूमैनिटी ने इवॉल्व करना है, और जैसे हर चीज़ डेमोक्रेटाइज हो रही है, इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया, और ऐप स्टोर्स ने, इन्होंने सॉफ्टवेयर्स को, एप्लीकेशंस को डेमोक्रेटाइज कर दिया। तो इस तरह से और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास। ऊबर जैसी एप्लीकेशंस ने पूरी टैक्सी इंडस्ट्री को डेमोक्रेटाइज कर दिया, नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग को डेमोक्रेटाइज कर दिया। तो इस तरह जो है वो इवेंचुअली एक्सचेंज ऑफ वैल्यू ने भी इवेंचुअली डेमोक्रेटाइज होना ही है। उसके ऊपर जो इस तरह के लोग बैठे हुए हैं, जो कि बैंक्स और गवर्नमेंट्स इवेंचुअली जो मोनोपोली करके बैठे हुए हैं। अब देखो ना, इंटरनेशनल रेमिटेंस की बात करते हैं, अगर मैंने किसी को अमेरिका में पैसे भेजने हैं,
हैं, पहले वो यहाँ वाला बैंक काटेगा, फिर ट्रांजैक्शन फी होगी, फिर वहाँ वाला बैंक दरम्यान में काटेगा, 100 बस स्टॉप आ फिर गए, उसके बाद जो है वो उसमें जो कटौतियां अलग हो गई। कटौतियां लगेंगी, रेमिटेंस फीस होगी, फिर उसके कन्वर्जन में काट लेंगे, फिर उसके बाद और दिन भी 6 लेंगे, ठीक है, दिन भी 6 लेंगे डालने में। अब जब आप वही काम बिटकॉइन पे एक्सचेंज करेंगे, वन स्टॉप ट्रांजैक्शन, इंस्टेंट, नो कट्स या बहुत थोड़ी फीस, ठीक है, तो चाहे आप लोकल करें इंटरनेशनल करें सेम है, ठीक है। तो व्हाई वुड समबडी नॉट डू इट इन दैट? इवेंचुअली देखो, ह्यूमैनिटी इवेंचुअली जो है ना, दे मूव टूवर्ड्स इजियर थिंग्स। फिर आपका कोई केवाईसी नहीं, अगर आपके पास फोन है ना, जो नई हमारी जनरेशन है वो तो फोन पे चलती है। अगर आपके पास एक फोन है, उसमें आपने वॉलेट डालना है, यूर ऑन बिटकॉइन, आप बिटकॉइन एक्सचेंज पाकिस्तान में बैठ के कौन से प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं? आप कोई भी जो है वो बिटकॉइन एक्सचेंज कर सकते हैं, जस्ट इफ यू हैव अ फोन, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो फ्रिक्शनलेस हो रहा है, विच मीन्स कि जब अगर फ्रिक्शनलेस हो रहा है तो विच मीन्स कि आपने इवेंचुअली इसने अडॉप्ट होना ही होना है, इवेंचुअली इसने मेन स्ट्रीम होना ही होना है, सूनर यू डू इट द बेटर, सूनर। तो इस वजह से कुछ लोग बिटकॉइन खरीद के रख देते हैं, वो सोचते हैं कि भाई कभी ना कभी इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, स्पेशली जब, जैसे मैंने कहा, 20 मिलियन कॉइन माइन हो चुके हैं, सिर्फ 1 मिलियन रह गए हैं। स्पेशली जब सारे कॉइन्स माइन हो चुके होंगे और नए नहीं होंगे, तो जो अभी कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। तो ये जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का व्यू है, और उन्होंने बिटकॉइन लेके रख दिया हुआ है। और जो कोई रिजर्व कंट्री बनाएगी, जैसे पाकिस्तान अब बना रहा है, तो पाकिस्तान का भी यही व्यू है कि हम लेंगे और हम कभी भी नहीं बेचेंगे, रख देंगे। मुझे एक याद है कि मुझे एक दफ़ा मैं गेमिंग कर रहा था, बड़े साल हो गए इस बात को, मैं गेमिंग कर रहा था, मुझे दोस्त की कॉल आई, ग़ज़ाल मैंने ना ये वाला एक कॉइन है, मैं और मेरे दोस्त इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, ये 0.00000 समथिंग डॉलर का है, ये ना कुछ जितने भी पैसे हैं, 500, 1000, 10,000 जितने भी हैं लगा दे, इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, देर से आएगा लेकिन होगा। मैं कहा यार क्या मतलब, क्या मैं किधर से, क्यों, क्या जाओ, मेरे पास 500 नहीं है। मैंने कह के उनको गोली करा दी। फिर 1 महीना गुजरा और वो 0.0000 से 0.0 समथिंग पे आ गया, और फिर आई वाज लाइक उफ। तो ऐसा बंदा सीखने के लिए या लर्न करने, कोई ऐसा कोर्स वगैरह लेने के लिए कोई ऐसे हैं, और अगर किसी के पास नॉलेज है तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में कौन से काम कर रहे हैं? पाकिस्तान में जो है, देखो, जो दुनिया के बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, बाइनेंस, कॉइनबेस, जो एक्सचेंजेस हैं, ये तो हैं ही, पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करते हैं। पाकिस्तान में और भी हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनका मुझे इतना इल्म नहीं है, मगर बिटकॉइन तो एक है। फिर दूसरा जो है, हमने देखा कि जिन लोगों ने इथीरियम में इन्वेस्ट किया, जो कि एक और कॉइन है जो कि बहुत, और उसमें बिटकॉइन से भी वो टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा एडवांस्ड है, क्योंकि उसमें एक कॉन्सेप्ट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी उसके अंदर एक नया उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या होता है। कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये चीज़ है कि आपने कहा कि, मैंने आपसे कहा मैं एक बिजनेस करने लगी हूँ, मुझे ना $1 मिलियन चाहिए। आपने कहा मैं तुम्हें 1 लाख वर्थ दे देता हूँ इथीरियम, मगर अगर तुम्हारा अभी जून है ना अभी, अगर तुम्हारा जो है वो अक्टूबर तक 1 मिलियन हो गया तो ये 1 लाख तुम ले लेना। अगर अक्टूबर तक 1 मिलियन इकट्ठा ना हुआ तो ये वापस मेरे पास आ जाएगा। इसका मतलब है यू weren't सक्सेसफुल इन अट्रैक्टिंग इनफ इन्वेस्टर्स। अच्छा, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब अगर वो मेरा 1 मिलियन होगा तो ऑटोमेटिकली वो पैसा मेरे पास आ जाएगा आपका, और अगर 1 मिलियन नहीं होगा ऑटोमेटिकली आपके पास चला जाएगा। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई फ्रॉड भी नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती फ्रॉड, आप नहीं कर सकते फ्रॉड। 1 मिलियन होगा तो मेरे पास आएगा, 1 मिलियन नहीं होगा आपके पास वापस चला जाएगा। No loss. ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, किसी का कोई लॉस नहीं हुआ, किसी ने उसको फॉलो अप करने की कोशिश नहीं की, किसी ने देखने की कोशिश नहीं की, कोई सच झूठ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है और वो ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। तो ये इथीरियम एक नई आई क्रिप्टो जिसने ये भी शुरू कर दिया, तो उसमें भी लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। तो हाँ, ये जो है, जैसे मैंने कहा, अब ये देखें, इस तरह की चीज़ आप पेपर मनी के साथ नहीं कर सकते, इवन डिजिटल करेंसी के साथ भी नहीं कर सकते। ये जो मैंने आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ बताई है, ये एक नया लेवल ऑफ कन्वीनियंस, एक नया लेवल ऑफ फ्रिक्शनलेस, एक नया लेवल ऑफ ट्रस्ट लेकर आ रहा है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता था पहले। तो इसलिए ह्यूमैनिटी ने इसकी तरफ तो मूव होना ही होना है। तो सोना, यू डू इट बेटर। आप ग़ज़ाल ना बने कि जिसने शायद काश उस टाइम अपने दोस्तों की सुन ली होती तो फिर मैं पता नहीं हूँ, मैं गेस्ट होता अभी। यू नेवर नो। अच्छा कमर, तो अगर अब कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो ऑब्वियसली हम कोई ठोस तो नहीं कह सकते कि यही वाला कॉइन लो, लेकिन फिर भी
if you had to refer someone कि ये वाला मार्केट एनालिसिस पे अपने बेस्ड कि ये वाले कॉइन्स हो सकते हैं, जैसे कि अभी भी कुछ लोगों का ये है कि क्या बिटकॉइन में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, हो सकता है वो दोबारा अपने ऑल टाइम हिट को टच करे? बिल्कुल, देखिए अगर लोग कह रहे हैं और बड़े बड़े मुल्क कह रहे हैं कि वो उसमें रिजर्व बनाने लगे हैं, आ जाएगा वो, जाएगा। तो मेरा तो ख्याल है कि बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आई थिंक वो कुछ तो सुनने में आता है कि $3 लाख तक चला जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आई वुड से इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। और उसके अलावा जो जैसे ये वक्तन फवक्तन वो मीम कॉइन्स आते जाते हैं उनमें यार बहुत इसमें, मैंने कहा ना, बहुत इसमें स्कैम भी है, ठीक है, बहुत इसमें लोग अपने कोई भी बैठा कॉइन लॉन्च कर सकता है, तो ये देखना कि कॉइन वो लेजिट है कि नहीं अगर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जैसे बाइनेंस पे, हाँ, तो बिल्कुल उस पे किया, उस पे आप अपनी रिसर्च करके उस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली कॉइन्स की वैल्यू बढ़ती ही। अब देखें NFTs का कितना पागल हो गया। डू यू डील इन क्रिप्टो, डू यू ट्रेड? आई डू। तो कोई बताएं उनको। मैंने तो अभी आपको बताया ना, मैं तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ। लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं आप, तो कितनी कमाल, कोई कैमरास ऑन नहीं है, कितनी इन्वेस्टमेंट की आपने? उसको रहने दें। आई ट्राइड कभी, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ कि उसमें आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हो एंड इट टर्न्ड आउट बहुत ही कोई बड़ी लॉस की स्टोरी निकल आई हो? देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ऊपर नीचे जाता रहता है, ठीक है, कॉइन तो ऊपर नीचे जाता रहता है, मगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वो हैं जो फिलोसॉफिकली ये बिलीव करते हैं कि दुनिया ने इस तरफ जाना ही जाना है। चलें, जो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है जिन कॉइन्स में, वही बता दें, शायद वो मैं कोशिश कर रहा हूँ बाकी इन पे। नहीं, मैंने कहा ना, जैसे जो सेफ है बिटकॉइन और इथेरियम है। बिटकॉइन और इथेरियम, चले सजेशन दे दी उन्होंने, बिटकॉइन इथेरियम इज अ सेफ चॉइस। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो प्लीज गो फॉर इट। अच्छा, अब कुछ चीज़ें रह गई। अब जैसे आपने कहा था कि ये बिटकॉइन नेशनल रिजर्व से बड़े ज़्यादा और दरवाजे और खुल जाएंगे। अब इसी चीज़ को लेकर हमारे जो, अगर अभी भी आप जाके लिखे ना बिटकॉइन नेशनल रिजर्व पाकिस्तान, यूट्यूब पर सर्च करें तो उधर ज़्यादातर इंडियन मीडिया आउटलेट्स की आपको वीडियोस नज़र आएंगी। इज़ दैट अ थ्रेट टू रिस्क टू इंडिया, ये है वो है, तो उधर बड़ा शोर मचा हुआ है। आफ्टर द रीसेंट पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट, पहले ही मोदी की जो थी इमेज वो थोड़ी सी डैमेज हो गई, थोड़ी सी अच्छी खासी हो गई। फिर उसके बाद अब लोग कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान तो डिजिटल स्टेबिलिटी की तरफ ही जा रहा है, आप कितनी ना कटवाओगे आप। तो वाकई इतना बड़ा मूव है, और किस तरह हम इस पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स को चेंज कर सकते हैं, मैंने अफेक्ट कर जैसे कि सकते हैं। पहले कहा गजाल, ये बहुत बड़ा मूव इसलिए है क्योंकि हम देखो, it gives you a certain level of resistance, a certain level of immunity from sanctions, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा जो, इसीलिए IMF को पसंद नहीं है, IMF को बिटकॉइन पसंद नहीं है, और ये वाली चीज़ पसंद, और वो इसीलिए क्योंकि हम, और हमारे जो हमारी डिपेंडेंस है, या जो हम कह लो कि हमने इतने थोड़े पैसों के लिए हमें जाना पड़ता है और कर्जा लेना पड़ता है, जो भी, और फिर हमें हमारी जो पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा डिक्टेट होती है, बिकॉज ऑब्वियसली जो आपको पैसा दे रहा है वो आपकी पॉलिसी भी डिक्टेट करेगा। तो ये हमें सर्टेन लेवल ऑफ इम्यूनिटी दे सकता है फ्रॉम ऑल ऑफ दैट। और इंडिया जैसी अगर मैसिव इकोनॉमी, लोगों को डर लग रहा है, तो फिर तो यू हैव योर आंसर, यू हैव योर आंसर। अच्छा, मुझे बताएं, इनको पाकिस्तान किन सेक्टर्स में क्रिप्टो करेंसी को, ये सारी ब्लॉकचेन को ज्यादा बेहतर तरीके से यूज कर सकता है? ब्लॉकचेन को बहुत सारी चीज, जहाँ पे भी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है जिसमें रद्दोबदल हो सकता है, जिसमें करप्शन आ सकती है, जिसमें चेंजेस आ सकते हैं, ब्लॉकचेन उन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकता है। ब्लॉकचेन जो है वो आपकी ट्रांजैक्शंस को सिक्योर कर सकता है। ब्लॉकचेन जो है वो उसको उसके अंदर स्कैम और करप्शन से उसको शील्ड कर सकता है। जैसे मैंने पहले कहा, इलेक्शंस में वोटिंग सिस्टम ब्लॉकचेन बेस्ड हो सकता है, ठीक है, जिसमें नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा, वो नहीं, पाकिस्तान नहीं में इस होगा, तरह की चीज़ होना बहुत मुश्किल है। अल्लाह तो करे किसी वक्त जो है वो ये निर्वाणा स्टेट, हम तो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं, इलेक्ट्रिक भी नहीं कर रहे, तो ब्लॉकचेन बेस्ड तो खैर एक ड्रीम है, अल्लाह करे। बट और फिर आपका मेरे परपोते देख लेंगे, होता हुआ, यू नेवर नो। या फिर जो है आपका जो डिग्रीज देते हैं, ठीक है, जो एजुकेशनल सेक्टर है, तो एवरीथिंग कैन कम अंडर इट, एवरीथिंग कैन कम अंडर इट, एवरीथिंग दैट is prone to corruption. तो उसी से my last question कि कौमी बिटकॉइन वॉलेट का ऐलान हुआ है, what exactly does it mean for the layman watching? कि उनको अगर ये कह रहे हैं कि सबके लिए, पूरी आवाम के लिए कौमी बिटकॉइन वॉलेट का ऐलान कर रहे हैं, तो what exactly does it mean for them? उनको क्या सहूलत मिलेगी? बिटकॉइन वॉलेट्स बहुत सारे होते हैं ना, जिसमें आप, जहाँ पे आप अपनी ट्रांजैक्शन जहाँ से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो पाकिस्तान अपना एक बिटकॉइन वॉलेट लॉन्च करेगा, जो कि पाकिस्तान, it's going to be just another platform.
it's going to be another platform where, हाँ. from where the Bitcoin. तो उसमें कोई हम अपना पाकिस्तान अपना भी कोई कॉइन This ऐसे could be a लॉन्च कर सकता है? way for Pakistan to bring some sort of oversight. हाँ. ठीक है, some sort of oversight on the transactions that are happening. और कोई अपना कॉइन निकाल दें, पाकिस्तान अप. पाकिस्तान का अपना भी कॉइन, देखो कॉइन निकालना तो कोई मुश्किल ही नहीं है. हाँ. कॉइन तो कोई भी निकाल सकता है. पाकिस्तान हम जो निकाल है- दें और अपना वो बिटकॉइन से भी ऊपर चला जाए. दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है गालिब. Bitcoin has been around for quite a long time. चलें कमल, थैंक यू वेरी मच. आपने आज इतना, मेरी तो खैर काफ़ी मज़ेदार आपसे गुफ्तगू हुई. आपने लेकिन फिर भी बताया नहीं कितनी इन्वेस्टमेंट किया आपने, लेकिन कैमरास बंद होते साथ ही आपने मुझे थोड़ा सा सिखाना है. और ये भी बता दें, अगर वो सीखना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, डू यू टीच? Right now not, but we can design a course. अभी AI के courses हम कुछ डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें You भी हम never कर know. सकते हैं. यू नेवर नो. अगर कमल ऐसा करती हैं तो यू कैन ऑलवेज सर्च इट अप, और आपके लिए फ़ायदा ही होगा. मैं बता रहा हूँ कि मुझे लग रहा है शी हैज़ इन्वेस्टेड प्रीटी डिसेंट अमाउंट. बाकी वो बताएंगी नहीं. खैर कमल, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच. Thank you so और आप much. लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की एपिसोड देखने का. मुलाकात होंगी द नेक्स्ट वन. अल्लाह हाफ़िज़.